नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएम पीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम आर्थिक भूगोल का जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके सही आंसरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे दोस्तों हम। और आपको ये याद रखना है कि ये जो 2024 में पेपर हुआ है और ये सीरीज बी है, तो जिन लोगों के पास बी सीरीज है उनका पूरा का पूरा मैच करेगा। बाकी जिसके पास ए सी डी है वो अलग से अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस भाग में लौह इस्पात उद्योग केंद्रित है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए नंबर, यानी पूर्वी तटीय भाग में स्थित है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि क्यूबा विश्व का एक चीनी निर्यातक देश है, यह स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है उत्तरी अंध महासागर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद है सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के संदर्भ में जो नगर भारत में कपास का विराट नगर कहलाता है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, यानी कि मुंबई। अगला है चौथा नंबर कि भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहते हैं। तो भारत का मानचेस्टर है अहमदाबाद। ठीक है। पांचवा नंबर है कि किसने अवस्थापना त्रिकोण मॉडल विकसित किया, यानी लोकेशनल ट्रायंगल। तो ये दिया था वेबर महोदय ने, यानी अल्फ्रेड वेबर महोदय ने दिया था। इसके बाद छठवें नंबर का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, वैसे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इसमें दिया नहीं गया है, तो इसको हम डी मान के चलते हैं। ठीक है। इसके बाद सातवां नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो इसका ए सही है, यानी उत्तरी अटलांटिक सागरीय मार्ग। आठवें नंबर का क्वेश्चन है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है। तो ये समुद्री साधन होता है, समुद्री परिवहन का साधन सबसे सस्ता होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि आशा अंतरिक्ष मार्ग के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है, यानी विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द केप होप रूट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, पहले यह सुएज नहर का वैकल्पिक मार्ग था। इसके बाद 10वें नंबर का है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पनामा नहर। इसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आइसोडोपिन की संकल्पना को दिया था। तो अल्फ्रेड वेबर महोदय ने दिया था। कुदरती संसाधनों की आधारभूत छाया, यानी फैंटम पाइल संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है E.W. जिम्मरमैन के द्वारा। इसके बाद है कि किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के मध्य एक व्यापार है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड इज ए ट्रेड बिटवीन नेशन। तो ये कहा था इजवर्थ महोदय ने। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है। इसके बाद 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस देश में है, यानी कि WTO का मुख्यालय। तो ये आपका जिनेवा में। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस देश में है, देश का नाम पूछा है। तो देश आपका है स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। अगर शहर पूछता तो वो जिनेवा सही होता। 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश नहीं है। सर्बिया, अल्जीरिया, बोस्निया। तो ये दोस्तों तीनों के तीनों देश WTO के सदस्य देश नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 16वें नंबर का कि अल्फ्रेड वेबर कौन थे। तो ये अल्फ्रेड वेबर दोस्तों ये अर्थशास्त्री थे।
और इन्होंने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत दिया था। अगला ही क्वेश्चन है आपका कि औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो वो दिया था अल्फ्रेड वेबर महोदय ने 1909 में। इसके बाद है कि चीनी का प्रधान स्रोत क्या है, यानी कि चीनी अधिकतर किससे बनाई जाती है? तो चीनी अधिकतर गन्ने से बनाई जाती है, बाकी और भी सबसे बनाई जाती है, जैसे शकरकंद, चुकंदर या खजूर से भी बनाई जाती है, लेकिन चीनी से प्रमुखता बनाई जाती है। तो सी आंसर सही है आपका। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है कि चीनी उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो चीनी के उत्पादन में जो प्रमुख स्थान है विश्व में, वो भारत का है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वें नंबर का कि फ्रांस का लॉरेन प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? फ्रांस का लॉरेन, तो ये लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ए नंबर सही है इसका। इसके बाद 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि जो नगर ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पर नहीं पड़ता वह कौन सा है? तो इसका आंसर है सी नंबर, यानी डार्विन नहीं पड़ता। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो ये दोस्तों है संघाई, जो कि आपका चाइना है। ठीक है, तो ये नंबर सही है। इसके बाद 23वें नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी व पश्चिमी समुद्र तटों को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है? तो यह मार्ग है आपका अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों को जोड़ता है, वो पनामा जल मार्ग जोड़ता है। ठीक है। इसके बाद है 24 नंबर का कि बोस्टन औद्योगिक नगर किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? तो जो आपका बोस्टन औद्योगिक प्रदेश है, ये प्रशांत तटीय प्रदेश में स्थित है और ये यूएसए में आता है, यानी उत्तरी अमेरिका का जो प्रशांत तटीय क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर जो बोस्टन औद्योगिक नगर है, ये इसका ए सही नहीं है, इसका सी सही है। ये अटलांटिक तटीय प्रदेश में आता है, यानी बोस्टन तटीय प्रदेश औद्योगिक प्रदेश जो है यह अटलांटिक तटीय प्रदेश में स्थित है। इसके बाद 25वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जापान का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो जापान का जो औद्योगिक प्रदेश नहीं है वो कांटो एक जापान का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य कब बना? तो यह बना था दोस्तों आपका 1995 में, यानी कि 1995 में ही WTO की स्थापना हुई थी और उसी समय भारत भी इसका संस्थापक सदस्य देश बना था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाना, व्यापार में विवादों को निपटाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना। तो ये तीनों ही विकल्प सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी नंबर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का कि विश्व व्यापार संगठन का गठन गैट के आधार पर किस वर्ष हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। 29वें नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को माना जाता है तो 2 देशों के बीच व्यापार, 2 नगरों के बीच व्यापार, 2 प्रदेशों के बीच व्यापार या 2 क्षेत्रों के बीच व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है 2 देशों के बीच व्यापार, यानी ए सही है इसका। भारत में वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाला कौन सा एक कारक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो प्रतिस्पर्धा, चूँकि विकल्प तो तीनों सही हैं जो वैश्वीकरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा आपका वैश्वीकरण को प्रभावित नहीं करती है इस विकल्प के अनुसार। इसके बाद 31वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कौन एक सुमेलित है? तो अहमदाबाद चीनी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर भी चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। संघाई आपका एक प्रशासनिक
शहर है। तो जो अनशन है आपका यह सुमेलित है। अनशन लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए ही जाना जाता है, तो इसका डी विकल्प सही है। इसके बाद 32वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो आपका है बी नंबर, द ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे, जिसका एक स्टेशन पेरिस भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक जो है वो तो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो इसमें तो कोई विकल्प है नहीं ट्रांस साइबेरियन का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 34वें नंबर का क्वेश्चन है कि कनाडा प्रशांत रेल मार्ग निम्नलिखित में किन दो को जोड़ता है। तो जो कनाडा प्रशांत प्रशांत मार्ग है वो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर को जोड़ता है, यानी इसका विकल्प सी सही है। ठीक है, इसके बाद 35वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपको जिस विकल्प में या जिस क्वेश्चन में नहीं शब्द दोस्तों मिल जाता है उसको आपको गौर से देखना होता है, क्योंकि इसमें 3 तो सही है लेकिन एक गलत है आपका। तो ट्रांस एंडीज रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका सही है, क्योंकि एंडीज पर्वत ही दक्षिण अमेरिका में है। ओरिएंट एक्सप्रेसवे रेल मार्ग ये भी यूरोप में पड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये एशिया में है। द यूनियन एंड पैसिफिक रेल मार्ग ये आपका दोस्तों गलत है और ये आपका एशिया में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 36वें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो ये तो अभी एक क्वेश्चन और था, इसी से संबंधित था। तो उत्तरी अटलांटिक जो आपका मार्ग है समुद्री मार्ग वो सबसे व्यस्त है। 37वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है। यानी कृत्रिम का कहने का मतलब है जिसे इंसान ने बनाया है। तो दोस्तों जो स्वेज नहर है वह इंसानों के द्वारा बनाई गई है, बाकी जो जलमार्ग हैं वो प्रकृति ने बनाए हैं, तो इसका विकल्प बी नंबर सही है। इसके बाद 38वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो ए विकल्प है यानी सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है, ना कि इरी झील को। ठीक है, तो पहला विकल्प सही है, बाकी सभी विकल्प आपके सही सुमेलित हैं, ये एक गलत है। तो ए नंबर सही है 38 का। इसके बाद 39वें नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है, ये तो सही है, समतल भूमि पर ही है। पनामा नहर में जलपौष लॉक नहीं है, ये भी सही है, नहीं है। पनामा नहर बन जाने से यूएसए को लाभ हुआ है, ये भी सही है। तो जिसका जो सही विकल्प होगा वो डी नंबर यानी पनामा प्रशांत महासागर की नहर है, ये कहना गलत होगा क्योंकि प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। तो हमसे पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो ये डी नंबर गलत है आपका, तो डी विकल्प सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर जो है वो है कील नहर, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 41वें नंबर का क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण किन कारणों से सुगम हुआ है। तो वैश्वीकरण जो है प्रौद्योगिकी में तेज़ी से सुधार हुआ, इसके कारण भी संभव हुआ। व्यापार का उदारीकरण हुआ, इसके कारण भी संभव हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव बना, इसके कारण भी संभव हुआ। तो इसका विकल्प डी सही है। ठीक है, कौन सा वैश्वीकरण का संचालक है। तो वैश्वीकरण का जो संचालक है, वैश्वीकरण का संचालक दोस्तों उपर्युक्त में से सभी यानी डी विकल्प इसका सही है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर पड़ा है, सबसे अधिक किस पर पड़ा है।
तो जैव विविधता पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, सामाजिक जीवन पर भी है, सकल घरेलू उत्पाद पर भी प्रभाव पड़ा है, यानी उपर्युक्त सभी पर पड़ा है। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। तो इसका जो असत्य कथन है दोस्तों वो है कि पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिला। वैश्वीकरण जब होता है तो हर एक चीज़ को बढ़ावा मिलता है, यानी कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिला होगा, लेकिन यहाँ पे इसका कहा है कि नहीं मिला, तो ये गलत है आपका। 45वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, यानी सोलर एनर्जी पैदा करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है आपका राजस्थान, यानी ए विकल्प इसका सही है। इसके बाद 47वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जापान। इसके बाद 47वें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में सूती वस्त्र उद्योगों का या सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चाइना। इसके बाद कौन एक सुमेलित नहीं है, तो मेसावी रेंज दोस्तों कोयला क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये लौह अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका पहला नंबर ही सही है, यानी मेसावी रेंज कोयला क्षेत्र ना होकर के लौह अयस्क क्षेत्र है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी हमें सुमेलित नहीं को बताना है। तो यूएसए का मैनचेस्टर दोस्तों लावेल को नहीं कहा जाता, बल्कि यूएसए में एक मैनचेस्टर शहर ही है आपका। यूएसए का मैनचेस्टर शहर, यानी कि मैनचेस्टर एक शहर है यूएसए में, तो ए विकल्प सही है आपका। बाकी फिनलैंड का मैनचेस्टर मिलान को कहते हैं, चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। इसके बाद 50वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि यूएसए के पूर्वी भाग में लौह इस्पात उद्योगों का संकेंद्रण है, क्योंकि बाजार की उपलब्धता है, कोयले की उपलब्धता है, लौह अयस्क की उपलब्धता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी है, यानी सभी चीज़ों के उपस्थित होने के कारण ही लौह अयस्क यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका सुमेल सही नहीं है, किसका सुमेल सही नहीं है। तो पुनः अनुप्रयोगनीय संसाधन गैस सही है, अनवीकरणीय संसाधन वन्यजीव ये भी सही है, अक्षयशील संसाधन वायु ये भी सही है, क्षयशील संसाधन जल ये दोस्तों गलत है आपका। जल एक क्षयशील संसाधन नहीं है, बल्कि अक्षयशील संसाधन है। कौन सा एक सर्वसुलभ संसाधन है, यानी सर्वसुलभ जो हर जगह पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि डी नंबर है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की रोशनी हर जगह पाई जाती है, तो डी सही है इसका। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा एक क्षयशील संसाधन है। क्षयशील का मतलब है कि एक बार हम उपयोग कर लें अगर उसको, तो फिर हम दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो खनिज संसाधन होते हैं आपके, वो एक बार उपयोग करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपका कोयला एक बार उपयोग किया और वो राख में कन्वर्ट हो गया, तो दोबारा फिर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। 53 का सी सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसने दिया है। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन के जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में कोई भी नाम सही नहीं है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो जिम्मरमैन होना चाहिए था, लेकिन विकल्प में है ही नहीं। ठीक है। इसके बाद है 55 नंबर की स्थानिक संगठन की अवधारणा से कौन एक संबंधित है। तो इसमें दोस्तों स्थानिक संगठन की संकल्पना से फ्रेंच स्कूल संबंधित है। इसके बाद 56वां नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती। दोस्तों इसका आंसर हमें कहीं मिला नहीं है, इसलिए हम इसका सही आंसर नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें तो हम इसका सी विकल्प कह सकते हैं कि चिसोल्म के द्वारा दी गई है। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल का विकास किस रूप में हुआ था।
तो जो आर्थिक भूगोल है सबसे पहले वाणिज्यिक भूगोल के रूप में यानी कमर्शियल ज्योग्राफी के रूप में डेवलप हुआ था। तो सी विकल्प सही है। 58 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो गोड्ज, आर एस थॉमन, डडले स्टाम्प, ये सभी आर्थिक भूगोल के ही भूगोलवेत्ता हैं। लेकिन विलियम मॉरिस डेविस जो दोस्तों हैं, ये एक भू आकृति विज्ञानवेत्ता थे यानी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। तो डी सही है। 59 नंबर का क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल कैसा विषय है। तो ये दोस्तों डायनेमिक यानी गतिशील विषय। कोई भी विषय होता है आज के समय में सभी गतिशील हैं, डायनेमिक ही होते हैं। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में कौन सम्मिलित है, यानी आर्थिक भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का भी अध्ययन होता है, कृषि का भी होता है, आर्थिक क्रियाकलाप का भी होता है। तो उपर्युक्त सभी यानी डी विकल्प सही है इसका। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 61वें नंबर का कि डेरवेंट विटेल्सी का स्थानांतरणशील पशुचारण प्रदेश किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं में पाया जाता है, यानी पशुओं के चराने का कार्य कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो वो अर्ध शुष्क और शुष्क दशाओं में होता है। तो बी विकल्प सही है इसका। विटलसी महोदय ने विश्व को कितने कृषि प्रणालियों में विभाजित किया था। तो 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था, यानी डी विकल्प सही है। 63 नंबर का है कि विश्व के चीनी भंडार के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि शुगर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्यूबा को जाना जाता है, यानी ए विकल्प सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है, यानी कि प्योर मटेरियल है आपका। तो कपास एक प्योर मटेरियल है, यानी कि सी विकल्प सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड वेबर किस देश के निवासी थे। तो अल्फ्रेड वेबर जर्मनी के थे, यानी कि ए विकल्प सही है इसका। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियों का अधिकतम जमाव न्यू फाउंडलैंड के समीप पाया जाता है, क्यों। क्योंकि यहाँ पर गर्म एवं ठंडी धाराओं की उपस्थिति है, ठीक है, इस कारण से पाया जाता है। इसके बाद है 67 नंबर कि डॉगर बैंक स्थित है कहाँ पर। डॉगर बैंक दोस्तों एक मछली पकड़ने का बड़ा क्षेत्र है और ये उत्तरी सागर में स्थित है। तो ये विकल्प सही है। इसके बाद 68 नंबर का है कि सागर कृषि संबंधित है, यानी कि मरीन फार्मिंग का मतलब क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि समुद्रों में क्या ज़्यादातर कृषि करने का मतलब है कि मछली पालन करना, ठीक है। तो सी विकल्प सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुद्री संसाधनों द्वारा क्या प्राप्त होता है। तो समुद्री संसाधनों से हमें मत्स्यन भी प्राप्त होता है, खनिज भी प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है, यानी डी विकल्प सही है इसका। इसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी जो कि भारत में है, ठीक है, दामोदर घाटी में जिस खनिज के विशाल भंडार हैं वह है कौन सा है। तो कोयला। दामोदर घाटी में कोयला पाया जाता है और भारत का 98% कोयला यही दामोदर घाटी से ही पाया जाता है। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि तृतीयक उत्पादन में कौन सम्मिलित नहीं है। आर्थिक क्रियाएं दोस्तों आपकी 5 प्रकार की होती हैं, तो इसमें हमसे पूछा गया तृतीयक में कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों विनिर्माण शामिल नहीं है, तो डी विकल्प सही है, क्योंकि विनिर्माण आपका दूसरे में आता है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उत्पादन से संबंधित नहीं है, यानी प्राथमिक आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है। तो आपका वस्त्रों की बुनाई करना ये आपका प्राथमिक उत्पादन नहीं है, ये भी आपका दूसरे में ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक अवखंड से संबंधित है। तो आपका निर्माण कार्य, अभी हमने बताया निर्माण और विनिर्माण द्वितीयक में ही आते हैं, यानी कि ए विकल्प सही है। इसके बाद है कि सफ़ेद कॉलर श्रमिक संबंधित हैं, यानी वाइट कॉलर वर्कर किससे संबंधित हैं। तो जो दोस्तों श्रमिक होते हैं जो चतुर्थक क्रियाएं करते हैं वो सभी सफ़ेद कॉलर होते हैं। इसके बाद 75 नंबर का है कि संसाधन निर्माणकारी कारक है, यानी संसाधनों को कौन बनाता है। तो प्रकृति भी संसाधनों को बनाती है, मानव भी बनाता है, संस्कृति भी बनाती है, यानी कि इसका डी विकल्प सही है। इसके बाद है कि विश्व में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में इस्पात उत्पादक देश आपका चीन है, सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन चाइना करता है। इसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन है कि साइड राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। आपने
लोहे का ये अयस्क है। आपने मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट के बारे में सुना होगा, तो वही ये लोहे का अयस्क है। इसके बाद 78वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब है दोस्तों जिस संसाधन का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सौर ऊर्जा, कोयले का सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों इसमें जो चाइना है आपका, वो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से रोपण फसल का नाम बताइए। तो रोपण फसल कौन सी होती है? तो दोस्तों जो चाय है आपकी एक रोपण फसल है, तो इसका जो ए विकल्प है वो सही है। इसके बाद है कि 81 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। यह कथन किसका है? तो इसका भी दोस्तों हमें सही आंसर नहीं मिला, लेकिन अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका डी विकल्प हो सकता है। ठीक है। इसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन है कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यानी कन्वेक्शनल एनर्जी। तो कन्वेक्शनल एनर्जी के अंतर्गत सी नंबर यानी खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, ये सभी परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं आपके। तो सी सही है। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में वानिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में वानिकी के जनक डिट्रिच बैंडिस को कहा जाता है, तो ए विकल्प सही है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 84 नंबर का सी विकल्प सही है। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है कि मुलायम लकड़ी का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है। तो मुलायम लकड़ी का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका मुलायम लकड़ी का सबसे बड़ा क्षेत्र कनाडा में है, तो बी विकल्प सही है। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो जनसंख्या का वितरण, ये जनसंख्या भूगोल से संबंधित है, ना कि आर्थिक भूगोल से, तो सी विकल्प सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक संसाधन है। तो जैविक संसाधन आपका जीवित, जीवन एवं जीवाश्म, ये आपके जैविक संसाधन हैं। इसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है कार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों इसका भी हमें सही आंसर नहीं मिला है, तो इसे हम नहीं बता सकते। बाकी अगर बताना होगा तो ये हम बताएंगे कि ये जिम्मरमैन के द्वारा दिया गया था कार्यात्मक सिद्धांत। इसके बाद जल क्या है। तो जल दोस्तों एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद कौन सा एक विरल संसाधन नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा संसाधन है जो जिसकी प्राप्ति मुश्किल है। तो मिट्टी एक विरल संसाधन नहीं है, मिट्टी हर जगह प्राप्त हो जाती है। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है कि टैगा वन की विशेषता क्या होती है। तो टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी इसका बी विकल्प सही है। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो विश्व में सबसे बड़े और घने वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय विषुवतीय क्षेत्र ब्राज़ील में है, जिसे आप अमेजन वन के नाम से जानते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सेल्वा वनों की विशेषता क्या है। तो जो दोस्तों सेल्वा वन होते हैं उनमें चौड़ी पत्ती और वो सदाबहार होते हैं, यानी सी विकल्प सही है। 94 नंबर, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। तो वो नॉर्वे था, यानी कि इसका ए विकल्प सही है। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य व्यवसाय किस वर्ग की क्रिया है, यानी कौन सी आर्थिक क्रिया है। तो मत्स्य व्यवसाय प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, यानी ए विकल्प सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है। तो कृषि के लिए सबसे पहले तो हमारे पास उपजाऊ मिट्टी ही होनी चाहिए, तो मिट्टी इसका सही है, यानी कि ए विकल्प सही है। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानांतरणशील कृषि को अभिव्यक्त करता है। तो स्थानांतरणशील कृषि में कृषि के लिए भूमि का परिवर्तन भी होता है, फसलों में परिवर्तन भी होता है, खेतीहर मजदूरों का प्रवास भी होता है।
दोस्तों इसका जो सही विकल्प होना चाहिए वो ए होना चाहिए, यानी कृषि के लिए भूमि का परिवर्तन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है स्थानांतरणशील कृषि की। इसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन है कि वान थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल के संकेंद्रीय वृत्तखंडों का सही क्रम क्या है। तो पहले तो दोस्तों आएगा फल सब्जी, दुग्ध उत्पादन, जंगल और इसके बाद अन्न उत्पादन, यानी कि इसका डी विकल्प सही है। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि वान थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल का अंतिम वृत्त कौन सा है। तो ये है आपका पशुपालन, ये अंतिम वृत्तखंड है। इसके बाद 100वें नंबर का क्वेश्चन है कि जलवायु प्रदेशों के आधार पर किसने भूमि उपयोग का वर्गीकरण नहीं किया। तो दोस्तों डी इसका सही विकल्प है, यानी कि डेविस महोदय ने जलवायु प्रदेशों के आधार पर भूमि उपयोग का वर्गीकरण नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की जो 2024 में आर्थिक भूगोल का पेपर हुआ है आपका छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी कॉलेजेस हैं, यानी कि CSJMU ने जो पेपर कराया है आर्थिक भूगोल का 2024 में, उसकी 20 सीरीज का ये सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।